इस सेट 2 में दिल्ली के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक भी क्वेश्चन नहीं था। सिंगल क्वेश्चन नहीं था, सिंगल क्वेश्चन कि चैप्टर 1 रियल नंबर से 6 मार्क्स का आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स का आएगा। तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछ रहे हैं, वो चीजों पे हैंड होता है या नहीं। और दूसरा, या तो ये हो जाए या तो हो सकता है एलसीएम एचसीएफ के बेस पे क्वेश्चन आ जाए। 3 मार्क्स में तो कंफर्म है कि रैशनल नंबर आना है या फिर कंप्यूटर नंबर आना है। जो हमारा टारगेट है मैथ्स में 90 प्लस का या 100 आउट ऑफ 100 का, वो साफ मिलकर पूरा करेंगे। हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। बच्चे, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बेसिकली क्लास 10th के बच्चों की जो सेशन 2024 और 25 में अपना फाइनल पेपर देने वाले हैं, है ना। मतलब वो बच्चे जो क्लास 9 से 10th में मूव किए हैं अभी, और उनके दिमाग में बहुत सारा लोचा चल रहा है, बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स में 90 प्लस जाना चाहते हैं। भाई, मैथ्स में कितना जाना चाहते हैं, 100 में 90 प्लस जाना चाहते हैं, या फिर मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 करना चाहते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि देखो, अगर आप 90 प्लस के बारे में सोच रहे हो या 100 आउट ऑफ 100 के बारे में सोच रहे हो, तो आपके रास्ते में बहुत सारे भाई ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारे ठोकर आएंगे। उन जो ऑब्स्टेकल्स है, बहुत सारा जो लाइफ में उतार चढ़ाव आने वाला है, उसको आपको पार करना होगा, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ पार करना होगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 90 प्लस के सपने देख रहे हैं, 100 आउट ऑफ 100 के सपने देख रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन में एक रीजन ये है कि उन्हें क्लास 10th का सिलेबस ही नहीं पता होता है एंड तक। मतलब भैया क्या बात कर रहे हो, क्लास 10th का सिलेबस तो हमें पता होता है। सिलेबस का मतलब होता है बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको ये बात पता ही नहीं होती, और कुछ बच्चों को ये बात पता होता है कि चैप्टर 1 रियल नंबर से 6 मार्क्स का आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स का आएगा। तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछे जाएंगे, ये भी नहीं पता होता। तो आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं सिलेबस का, और बहुत ही अच्छे लेवल पे करने वाले हैं, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है पूरी साल वो टॉप लेवल पे रहे, है ना। और जो हमारा टारगेट है मैथ्स में 90 प्लस का या 100 आउट ऑफ 100 का, वो साथ मिलकर पूरा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, क्या है भैया, सबसे पहले सिलेबस समझ लेते हैं यार, ठीक है ना। जो सीबीएसई ने इस साल सिलेबस जारी किया है, देखते हैं उस सिलेबस को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। खुल जा सिमसिम, खुल गया रे छोरे। चलो, ये आपका सिलेबस है ना, जो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड कर रखा है यार। ये 9th का है, चलो हम लोग को 10th पे पहुंचना है। 10th है ना। अरे अरे अरे, चलो भैया, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। आइए देखिए साहब, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बातें हैं यार। क्या है वो सुनो और गौर करो। सबसे पहले क्लास 10th में जो आपका नंबर सिस्टम है, वो कितने मार्क्स का आने वाला है, 6 मार्क्स का। भैया, नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है? अरे नहीं नहीं नहीं, नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स के एक ब्रांचेस का नाम है, और नंबर सिस्टम के अंदर एक ही चैप्टर आता है क्लास 10th का, चैप्टर 1 रियल नंबर। तो जो चैप्टर 1 रियल नंबर है, इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप का आएगा, कैसा आएगा, सब कुछ बात करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं सिलेबस को, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक। अब आगे बात करते हैं। देखो, अगर ध्यान दो तो कहाँ चला गया भैया? अच्छा, है। ध्यान दो तो अलजेब्रा, अलजेब्रा जो है वो आपका 20 मार्क्स का है। तो भैया, अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? तो अलजेब्रा में जो चैप्टर आता है वो आप ध्यान से देखो, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं आपके अलजेब्रा में। अलजेब्रा में बेसिकली 4 चैप्टर आता है। कौन कौन सा भैया? पहला चैप्टर तो आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल आता है। दूसरा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आता है, चैप्टर 3, है ना। और तीसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, जो चैप्टर 4 है, ठीक है। और इसके अलावा एक और चैप्टर आता है, चैप्टर 5, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये जो एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी अपने अपने सिलेबस का पार्ट है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं जी, एक एक करके चीजों को ऑब्जर्व करते जाते हैं, है ना। अब देखते हैं आगे। अगला है भाई, अगर हम अलजेब्रा के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ओर चले, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 6 मार्क्स का है। भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? चैप्टर का नाम है भाई। क्लास 10th में चैप्टर 7 जो है उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप देखो तो शायद, हाँ यहाँ देखो,
जो आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो चैप्टर आता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही आता है। मतलब जो चैप्टर 7 है क्लास 10 का, उसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है भाई। और ये जो है वो 6 मार्क्स का चैप्टर है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो दो चैप्टर, चैप्टर 1 6 मार्क्स का है, चैप्टर 7 6 मार्क्स का है, ठीक है। और उसके बीच में जितने भी चैप्टर आते हैं उन सारे चैप्टर का जो टोटल मार्क है वो 20 मार्क्स का है ना। ये बात समझ में आ गया। तो मैंने क्या कहा, चैप्टर 1 और रियल नंबर 6 नंबर का है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का, और उसके बीच में जितने भी चैप्टर आते हैं वो सारे के सारे चैप्टर का जो ओवरऑल नंबर है वो 20 मार्क्स का है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद अगला आता है ज्योमेट्री, जिसका वेटेज है भैया 15 मार्क्स का, ठीक है। अब ये ज्योमेट्री में कौन कौन सा आता है, तो आइए देखते हैं ज्योमेट्री में कौन कौन सा आता है। तो ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ज्योमेट्री में जो पहला चैप्टर आपका आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ज्योमेट्री के अंदर जो पहला चैप्टर आएगा वो चैप्टर 6 ट्राइंगल आएगा। क्लास 9th में जब थे तो आपने चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल पढ़ा था ना, ठीक है। आप क्लास 10th में आ गए तो यहाँ चैप्टर 6 ट्राइंगल नाम से पढ़ोगे। एक और छोटी सी बात बता दूं, जब क्लास 9th में तो थे तो आपने चैप्टर 7 ट्राइंगल पढ़ा था। क्या वही वाला ट्राइंगल है? नहीं। क्लास 9th में जब आप थे तो जो ट्राइंगल पढ़ा था वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल था। जब क्लास 10th में जब आप ट्राइंगल पढ़ेंगे तो ये सिमिलर ट्राइंगल पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो भैया कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का काम नहीं आएगा, नहीं भाई, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के बिहाफ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास 9 का अगर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आपका वीक है तो उसको एक बार रिवीजन मार लेना, ठीक है। अच्छा, सेकंड चैप्टर जो ज्योमेट्री के अंदर आता है वो है क्लास 10th का सर्कल, ठीक है। और सर्कल कौन सा चैप्टर है भैया? चैप्टर 10, ठीक, वही है। चलो भैया ये बात भी समझ में आ गया कि चैप्टर 10 सर्कल जो है वो भी ज्योमेट्री का पार्ट है। भैया सर्कल तो हमने वहां पे पढ़ा था ना यार, क्या नाम है आपका, क्लास 9th में। हाँ बच्चे एक चीज बता दे रहा हूँ, क्लास 9th में जो आपने सर्कल पढ़ा था ना वो ज्योमेट्री वाला सर्कल था। वहां पे हम सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ते थे, जहां पे हम सर्कल के एंगल्स वगैरह निकालते थे, है ना। तो वही ज्योमेट्री वाला सर्कल आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है। मतलब जो 9th में पढ़ा था सर्कल उसी का एक्सटेंशन पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हो सके पॉसिबल तो अभी 10th के स्टार्टिंग में क्लास 9th का जो चैप्टर सर्कल है उसको भी रिवीजन मार लेना। भैया एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, 10th का अगर मुझे मैथ अच्छा करना है तो क्लास 9 के कौन कौन से चैप्टर को एक बार रिवीजन मार लें जिसका 10th में यूज मिलने वाला है। मैं उसको बाद में कवर कर दूंगा, अभी थोड़ा सिलेबस समझ लेते हैं ना। आइए अब देखो, तो ज्योमेट्री में आपको कितने चैप्टर मिले? 2 चैप्टर बेसिकली मिले, है ना। एक तो आपको ज्योमेट्री में मिला ट्राइंगल और दूसरा ज्योमेट्री में मिला सर्कल, ठीक। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो यार, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की ओर तो ये मैथमेटिक्स की नई ब्रांचेज है जो क्लास 10 में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है। और मैं कहूँ ना, इट्स ये जो है ना वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांच है भाई। अगर आप देखो क्लास 10th में तो जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 ये ट्रिग्नोमेट्री है। और चैप्टर 9 जो है क्लास 10th में उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब एप्लीकेशन का मतलब साइंस में क्या होता है भाई? यूजेज होता है। तो जो चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे, चैप्टर 9 में उसी का एप्लीकेशन करना सीखोगे, यूज करना सीखोगे कि डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। और हाँ, ये पहली बार हो रहा है कि बचपन से लेकर अभी तक मैथ्स पढ़ा, अभी जितने भी मैथ्स पढ़ते थे तो उसका एप्लीकेशन आप डेली लाइफ में नहीं सीखते थे। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर कोई मैथमेटिक्स की ब्रांचेज पढ़ रहे हो, किसी चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, तो उसका यूज भी आप पढ़ रहे हो। बात समझ में आई? आने वाले टाइम में जब आप 11th 12th में जाओगे और वहां पे जब आप मैथमेटिक्स की और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पे केवल चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे भाई, उनका यूजेज भी पढ़ेंगे। 11th में जाओगे तो आपको मैथमेटिक्स के एक और नई ब्रांचेस से इंट्रोड्यूस हो गए जिसका नाम है कैलकुलस। जैसे 10th में अपने आप 10th में एक नई ब्रांच से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री ये मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच है जो 10th में पहली बार आती है। उसी तरह 11th में जाओगे तो एक नई ब्रांच आएगी जिसका नाम है कैलकुलस, ठीक है। तो वहां पे उसका उसको मतलब उस चैप्टर को भी पढ़ोगे और उसका एप्लीकेशन भी पढ़ोगे, यूजेज भी पढ़ोगे कि हमारे डेली लाइफ में कहाँ होता है। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है भैया एक बात बताओ, जो ये ट्रिग्नोमेट्री है चैप्टर 8 और चैप्टर 9 कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का। देखो इस चैप्टर को जब चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पढ़ रहे हो तो इस चैप्टर को इसलिए मत पढ़ना कि केवल ये 12 मार्क्स कवर करना है। मैं कहूँ इस चैप्टर को बहुत ही स्क्रैच लेवल से पढ़ना, बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ना और बहुत ही अच्छे लेवल तक। क्यों भैया? उसका रीजन बताता हूँ। जब आप बच्चा 9th 10th में होता है ना, तो मैं कहता हूँ यार, अगर मैथमेटिक्स आपको अच्छी रखनी है, आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आपका बेस अच्छा होना चाहिए। बेस अच्छे होने के लिए कौन कौन से चैप्टर
मतलब कौन कौन सा टॉपिक सही होना चाहिए। तो मैं उस बच्चे को कहता हूँ यार टॉपिक छोड़ो, आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, आपको अच्छे से प्लस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलसीएम, एचसीएफ और बोर्ड मास अच्छे से आना चाहिए। अगर ये सारी बातें आती हैं, ठीक है, ये सारी बातें आती हैं, इसके साथ एक और चीज जोड़ देना, ठीक है, टेबल, ठीक है, अगर ये सारी बातें आती हैं आपको बहुत अच्छे से आती है, तो आप ध्यान रखना कि आपका मैथमेटिक्स का जो बेसिक है क्लास 9 10 के लिए वो ठीक है, फिर आपको मैथ्स में दिक्कत नहीं होने वाली है। अब फिर आप जे कर में ग्रो करोगे, ठीक है। लेकिन 11 12 में क्या कहा जाता है पता है? 11 12 में ये कहा जाता है जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आती है उसको मैथ्स आता है, मतलब वहां पे ट्रिग्नोमेट्री 11 12 में ट्रिग्नोमेट्री एज अ बेसिक चैप्टर के रूप में यूज होता है भाई, ठीक है। आप कैलकुलस उठाओगे जब मैथमेटिक्स की नई ब्रांच पढ़ोगे 11 12 में, कैलकुलस, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री भरा पड़ा मिलेगा। तो अगर आपकी ट्रिगो अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपको 11 12 के मैथ्स में दिक्कत होगी, इश्यूज तो होगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ क्यों प्रॉब्लम फेस करना भाई, इसको आप अच्छे से कर लो। और भैया अच्छे से करना है तो कैसे पढ़े, कहाँ पढ़े, हम है ना, काहे परेशान होते हैं बताओ, है, इतना बड़ा चैनल क्रिएट कर रखे हैं तुम्हारे लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, काहे कर रहे हैं, ताकि तुम अच्छा नंबर ले पाओ, है ना। तो जाओ ये आचार्य चैनल पे जाइए, उसका प्लेलिस्ट चेकआउट करो, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री के 4 वीडियोज मिल जाएंगे, और आने वाले समय में और भी वीडियोज अपलोड होते रहेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री हम बहुत ही अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे, है ना। वहाँ पे मैंने बहुत ही स्क्रेच लेवल से ट्रिग्नोमेट्री उठाया और बहुत अच्छे लेवल तक ले जा रहा हूँ, ठीक। फिलहाल अब चलते हैं मेंसुरेशन पे। भैया मेंसुरेशन में कौन कौन सा चैप्टर, मेंसुरेशन में भैया क्लास 10 के 2 चैप्टर आते हैं, कौन कौन से? पहला एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिस जो चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यहाँ पे हम सर्कल से रिलेट जितने भी एरिया है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और भैया एक और बताओ, और दूसरा मेंसुरेशन में कौन आता है? चैप्टर 13, क्या नाम है भैया? चैप्टर 13 का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, ये जो चैप्टर 12 चैप्टर 13 बता रहा हूँ ना, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका भी यूज आपको 11 12 में मिल जाएगा, ठीक। तो भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से क्लास 9 में चैप्टर पढ़ रखा है। मैंने बोला हाँ भाई, तो क्या वही पढ़ना है या उसका एक्सटेंशन? मैं आपको अगर कहूँ तो आपको वो सारे के सारे 9th में जितना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है, अच्छे से, और उसी का एक्सटेंशन पढ़ना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो मेंसुरेशन का वेटेज कितना नंबर है? 10 नंबर का है, और 10 नंबर कम नहीं होते, है ना। और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बच्चों का पसंदीदा चैप्टर, ठीक, इसका वेटेज 11 नंबर का है भाई। ये चैप्टर का नाम भी है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। और ये जो चैप्टर का नाम बता रहा हूँ ना, ये पुरानी किताब के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पुरानी किताब में चैप्टर 11 का नाम है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और तो उसके हिसाब से जब क्या कहते हैं, पुरानी किताब जब उठाओगे ना, तो उसमें चैप्टर 11 का नाम है कंस्ट्रक्शन, जो आउट ऑफ सिलेबस हो गया नए सिलेबस के अनुसार। तो अगर नई किताब के अनुसार चलो, तो आप क्या करना कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक सारे जो चैप्टर का नाम है वो सेम है। 11 के बाद चेंज हो गया नई किताब में। जैसे पुरानी किताब में चैप्टर 11 कौन था? कंस्ट्रक्शन। नई किताब में चैप्टर 11 का नाम हो गया है, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पुरानी किताब में चैप्टर 12 का नाम था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और नई किताब में चैप्टर 12 का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बात समझ में आया? फिर चैप्टर 13 कौन है? स्टैटिस्टिक्स, नई किताब में। और नई किताब में चैप्टर 14 है प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ गई? तो जब आप नई किताब खरीदो तो उसमें आपको 14 चैप्टर मिलने चाहिए, और जब आप पुरानी किताब खरीदो तो उसमें आपको 15 चैप्टर मिलने चाहिए। और जो 15वां चैप्टर पुरानी किताब है उसमें जो चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन नाम का चैप्टर है उसको कट कर देना, ठीक है, वो नहीं आ रहा है। तो भैया एक बात बताओ, मैंने ये भी सुना है कि जो पुरानी किताब है उस पुरानी किताब में कुछ जो चैप्टर में से कुछ एक्सरसाइज रिलेट हुए हैं, हाँ रिलेट हुए हैं। उसका मैं अलग से एक एनालिसिस ले आऊंगा कि अगर आपके पास पुरानी किताब है तो कौन कौन से एक्सरसाइज हैं जो डिलीट हो गया जिसको आपको नहीं करना। बात समझ में आ गई? और ठीक है, और नई किताब, और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो सके, ठीक है, अगर पॉसिबल हो सके तो आप नई किताब ले भी लेना यार, क्योंकि नई किताब में चीजें जानना आसान होता है कि कौन सिलेबस का पार्ट है कौन सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। उम्मीद है ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको अभी समझाई है ये आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं भाई, ये सारी चीजें हो गई कहानी, ठीक। अब चलते हैं सिलेबस एनालाइज करने के बाद, अब चलते हैं चैप्टर वाइज, कि भैया चैप्टर वाइज
जो मार्किंग स्कीम है वो कैसे, बताता हूं यार। पहले ध्यान से सुन लेना, जनहित में सूचना जारी। जो भी मार्किंग स्कीम बताने जा रहा हूं वो 2024 में जो अभी फाइनल पेपर हुआ था क्लास 10th का, ठीक है, उस फाइनल पेपर को एनालाइज करके उस मार्किंग स्कीम को बताया है मैंने। तो हो सकता है कि जब आप प्री बोर्ड दो, क्योंकि ऐसे 1 में तो आधा सिलेबस आएगा, जब आप प्री बोर्ड दो तो जिस टाइप से मैं मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ उस टाइप का मार्किंग स्कीम ना आए, तो उससे कंफ्यूज मत होना। मैं बोर्ड के लिए मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ, हाँ, लेकिन 2025 में आप बोर्ड दोगे तो यही मार्किंग स्कीम रहने वाला है जो 2024 में रहेगा। ऐसा क्यों भैया? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। कोई भी 2024 से जब 25 में बच्चा आया, मतलब 2024 में जो सिलेबस था वही 2025 में, कोई चेंज नहीं है, हल्का फुल्का चेंज नहीं, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बात समझ में आ रही? तो आपका जो फाइनल पेपर का जो पैटर्न होगा वो 2024 में जो फाइनल पेपर हुआ था उसके पैटर्न से मैच करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप पहले ही जान लो ताकि आपको प्रिपरेशन में आसानी हो, ठीक। फिलहाल, और अगर आपको ये जानना है कि भैया प्री बोर्ड, ठीक है, प्री बोर्ड वर्सेस, ठीक है, प्री बोर्ड वर्सेस बोर्ड में जो मार्किंग स्कीम था वो कैसे था, प्री बोर्ड में जो चैप्टर 1 अगर रियल नंबर आया तो वो कितने नंबर का आया, वही चैप्टर 1 जब बोर्ड में आया तो वो कितने नंबर में चेंज हो गया, ठीक है, कैसे क्या हुआ, किस टाइप के क्वेश्चन आए। तो अगर आप जानना चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना भैया हाँ कंपैरिजन चाहिए, तो मैं अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा तो इसका कंपैरिजन वीडियो ले आऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो यार, चैप्टर 1 जिसका नाम है भैया रियल नंबर्स। देखो, जब आप क्लास 10th का फाइनल पेपर देंगे, ठीक है, 2025 में, तो एमसीक्यू 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है एक। भैया एक बात बता दो, पहले ही मुझे बता दो, टोटल कितने मार्क्स आएंगे फाइनल में, सॉरी कितने क्वेश्चन आएंगे फाइनल में? 38 क्वेश्चन फाइनल में रहने वाले हैं, 38 क्वेश्चन, हाँ। इसमें से 20 क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, 3 क्वेश्चन जो होंगे वो केस स्टडी होंगे, केस केस स्टडी बेस्ड होंगे, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड होंगे। अच्छा भैया एक बात बताओ, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे? तो 2 मार्क्स के, ये मैं लिख देता हूँ, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन होने वाले हैं यार, 6 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक। भैया 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे? तो अगर आए 3 मार्क्स में, थोड़ा सा 3 मार्क्स के बारे में बोले तो 3 मार्क्स में आपके जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो अप्रॉक्स, थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं क्या, या समझ जाओगे? उम्मीद है समझ ही जाओगे, है ना, समझाना ही तो है, ठीक। 3 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 5 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 क्वेश्चन। और अगर हम बात करें 5 मार्क्स के, तो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो फिर से बता दे रहा हूँ, 20 एमसीक्यू रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चन कैसे रहने वाले हैं, एमसीक्यू जो 1 मार्क्स के होंगे, और इस एमसीक्यू में भी 2 टाइप होंगे, ये भी जान लेना, ठीक है। 18 क्वेश्चन एमसीक्यू होगा डायरेक्ट, लेकिन 2 जो होगा वो असर्शन रीजन होगा, असर्शन एंड रीजन, ठीक है। तो 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन जिसमें 18 डायरेक्ट एमसीक्यू और 2 असर्शन रीजन। अच्छा, 38 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें से 2 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक, और 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन होंगे, चार सॉरी 5 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन होंगे, और 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन। तो टोटल जोड़ के देख लेते हैं कितने हो गए, 20 और 6 26 और 5, 26 और 5 कितने होते रहे? गड़बड़ कर दी क्या मैंने? नहीं नहीं ठीक है, 26 और 5 31, 31 और 3 34, 34 और 4 38, ठीक है, ओवरऑल ठीक है, ठीक। इस टाइप से रहने वाला है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो जो चैप्टर 1 रियल नंबर से फाइनल पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, वो एक आएगा,
और एक क्वेश्चन जो आएगा वो 2 मार्क्स का आएगा। अब भैया और कोई क्वेश्चन, हाँ 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन यहाँ मिलने वाला नहीं है। अच्छा, जब मैं 4 मार्क्स की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केस स्टडी की, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। 4 मार्क्स की जब हम बात कर रहे हैं तब केस स्टडी की बात कर रहे हैं, 1 मार्क्स की बात कर रहे हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ भैया, क्या चैप्टर 1 रियल नंबर में क्या क्वेश्चन हम बता सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? देखो यार, मैं आपको अभी बता दूं, अगर चैप्टर 1 में जब भी क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू का, तो एमसीक्यू में हमेशा एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आएगा, ऑलवेज एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन आएगा ऑलवेज, ठीक है। तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। जब हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इस 2 मार्क्स में भी जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा? 3 मार्क्स में देखो इरेशनल नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे बोल देगा प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, या प्रूव दैट 5 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ में आएगी? तो इरेशनल नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन बोल देगा बताओ 9, चेक करके बताओ कि 9 का पावर n जो है वो 0 पे एंड होता है या नहीं होता। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ भैया, ये तो हो गया कि 3 मार्क्स में इरेशनल आएगा और एक कंपोजिट नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, कंपोजिट नंबर वाला, ठीक है। 2 मार्क्स में एक आपने बोला कि 9 का पावर n 0 पे एंड होगा या नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और एक और क्वेश्चन आएगा एलसीएम एचसीएफ बेस्ड, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख लेना, अपने माइंड में सेट कर लेना कि चैप्टर 1 रियल नंबर में एक क्वेश्चन जो एमसीक्यू आएगा वो एलसीएम एचसीएफ बेस्ड होगा। 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि 9 का पावर n जो है वो 0 पे एंड होता है या नहीं, और दूसरा या तो ये हो जाए या तो हो सकता है एलसीएम एचसीएफ के बेस पे क्वेश्चन आ जाए। 3 मार्क्स में तो कंफर्म है कि इरेशनल नंबर आना है या फिर कंपोजिट नंबर आना है, ठीक है ना। चलते हैं अगले चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में इस बात को ध्यान रखना, 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन मिलने वाला है, 3 क्वेश्चन, ठीक है। और इधर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स कहीं नहीं, ठीक है, कहीं नहीं भाई, कहीं नहीं, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन मिलेगा 3 मार्क्स का, ठीक है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन रह सकते हैं भैया, या फिर चैप्टर 2 में कौन कौन से रह सकते हैं? देखो यार, इसके बारे में कभी और बात कर लेंगे डिटेल में, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा चला जाएगा, है ना। अभी केवल आपको बता देता हूँ किस चैप्टर से कितने मार्क्स की क्वेश्चन आएगा और कितने कितने नंबर में आएंगे, ठीक है, इस बात को जानना। अच्छा चलो भाई, अगर हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाला है, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, एपी की बात करें, तो एपी में एक क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का मिलेगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का मिलेगा। गौर करो यहाँ पे, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2024 में एक केस स्टडी क्वेश्चन आया था, तो केस स्टडी क्वेश्चन आपका चैप्टर 4 से बनने का बहुत ज्यादा चांसेस है ना, 2025 में भी। अच्छा, एपी से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो था ही था। अगर हम बात करते हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, तो 1 मार्क्स के 3 एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले भाई, 3 एमसीक्यू क्वेश्चन, है ना, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक। तो अगर आप चैप्टर 7 कर रहे हो तो इस पे एमसीक्यू पे ज्यादा जोर देना, क्योंकि 6 एमसीक्यू तो यही कवर कर रहे हैं, है ना। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 की, तो यहाँ पे सेम एज 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, आगे बात करते हैं, ठीक है, 9 चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स कोई क्वेश्चन है, सीधा 5 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन मिलेगा, और सीरियसली एक 5 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। कोई बड़ा चैप्टर नहीं होता, लेकिन जब पढ़ो तो ध्यान देना, और ये जो चीज समझा रहा हूँ इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना भाई, ठीक है। यही पूरे साल आपको गाइड करेगा प्रिपेयर करने में चैप्टर को, ठीक है, और यही आपको गाइड करेगा कि कैसे हम अपने चैप्टर को इनहेंस करें, किस चैप्टर में कितना टाइम दें, ठीक है, जिससे हम बहुत अच्छा स्कोर कर सके। देखो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला, बहुत ज्यादा घिसने वाला
टॉपर नहीं होता। एक कहते हैं ना, एक सही तरीके से और घिसने वाला, सही तरीके से मेहनत करने वाला और सही डायरेक्शन में मेहनत करने वाला ही टॉपर होता है। तो आपको स्ट्रेटजिकल मेहनत करना होगा, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल, 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यू, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, है ना। और चैप्टर 10 पे थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी की ओर ज्यादा फोकस रखना, ठीक है। एनसीईआरटी की ओर फोकस रहना और थोड़ा पीवाईक्यू कर लेना यार, है ना। चलो, बाकी तो बीच बीच में मैं गाइड करता रहूंगा कैसे क्या करना है। अच्छा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक क्वेश्चन जो होगा वो केस स्टडी में रहेगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ऑप्शन। ऑप्शन समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं मैं? बताता हूं, सुनो। अगर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया केस स्टडी में, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है और 5 मार्क्स का भी बन सकता है, वो सामने वाले पे डिपेंड है ना। इसमें फिक्स नहीं होता इन दोनों में। चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हाँ ये जो चैप्टर्स बता रहा हूँ वो नई बुक के अनुसार बता रहा हूँ। इसमें चैप्टर 11 जो कंस्ट्रक्शन है वो डिलीटेड है, उसको तो ऐड ही नहीं करा हमने, ठीक है। देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन में होगा। और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन ऑप्शन में होगा। अगर 3 मार्क्स में आ गया तो ये 5 मार्क्स में नहीं आएगा, 5 मार्क्स में आ गया तो 3 मार्क्स में नहीं आएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सुन। अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है तो यहां से केस स्टडी बनेगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। अगर यहां से 3 मार्क्स का बन रहा है तो यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। बात समझ में आ गई? इस बात को ध्यान रखना। अब चलते हैं चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स पे। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन। यहाँ पे फिर से केस स्टडी क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इस चैप्टर पे। अच्छा, अगला चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, ठीक है। ये रहने वाले हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान से सुनिएगा, इस बात को गौर कीजिएगा। अगर आप 3 चैप्टर को अगर देखेंगे, चैप्टर 2, चैप्टर 7 और चैप्टर, ठीक है, 14 प्रोबेबिलिटी। 2 कौन सा है? पॉलिनोमियल। 7 कौन सा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 14 कौन सा है? प्रोबेबिलिटी। ये 3 चैप्टर से ही 9 एमसीक्यू है, मतलब लगभग आप समझो 45% के आसपास एमसीक्यू तो यहीं से आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो इन चैप्टर को जब पढ़ो तो अच्छे से पढ़ना। और एक और मुद्दे वाली बात बताऊं, सुन लो। जब 2024 में जो अभी पेपर हुआ था क्लास 10 का बोर्ड का, तो उसमें जो सेट 2 था, सेट 2, मुद्दे वाली बात यह है कि सेट 2 में दिल्ली के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक भी क्वेश्चन नहीं था। सिंगल क्वेश्चन नहीं था, सिंगल क्वेश्चन। सेट 1 में, सेट 3 में था, सेट 2 में सिंगल क्वेश्चन नहीं था। तो ये गलत फहमी ना पालें, ये गलत फहमी ना पालें कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो सामने वाले पे डिपेंड है। अगर वो चाहे तो सारा का सारा वेटेज, देखो मेंसुरेशन का वेटेज था 10 नंबर का, तो हो सकता है कि 10 के 10 वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पूछ ले, इससे पूछे ही ना। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो आप, ये कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता, और वो एक आध सेट में होता है। तो इस चीज को माइंड में पहले से ही लेकर चले, है ना, कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है, तो उसके लिए भी हम वेल प्रिपेयर रहें, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, क्या है कहानी, कैसे चल रहा है, ठीक है ना, इन शॉर्ट, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख के 2025 का तैयारी करें, साथ में मिलकर मेहनत करेंगे और फोड़ेंगे मैथ्स में। फिर से बता रहा हूँ, 90 प्लस या 100 आउट ऑफ 100। तो जितने भी लोगों को 90 प्लस लाना है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हाँ भैया हम तैयार हैं आपके साथ मेहनत करने के लिए, ठीक है। दूसरा, आप कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और स्कूल का नाम तो जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं। और मुझे लग रहा है स्टेट से अच्छा डिस्ट्रिक्ट होगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देना यार, और स्कूल का नाम, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।